हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल में। तो हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है ना। तो इससे पहले भी मैंने सारे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करवाए हैं। आज हम जिन एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं वो हैं गवर्नर जनरल से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री में ब्रिटिश इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय आए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोशिश करनी है आपको कि आप जल्दी से आंसर करें, है ना, और फटाफट से कोशिश करनी है कि सही आंसर ऑब्जेक्टिव को आप टिक कर पाएँ, सोच पाएँ, या जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है अगर वो क्वेश्चन है तो आप उसको अपने डेटाबेस में ऐड कर लें या नोट कर लें कहीं पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि दोनों में से सही कौन सा था। तो एज़ यूजुअल मैं अपना येलो कलर जो मेरा फेवरेट है वो हम ले लेते हैं पहले यहाँ के मामले में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या आपको ये मालूम है प्रथम गवर्नर जनरल? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, पहली स्टेटमेंट तो गलत है। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। एक्ट जो आया था 1773 का, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जबकि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन से वाले एक्ट से थे? तो 1833 का जो इंडियन चार्टर एक्ट आया था उसके अंतर्गत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? चार ऑप्शन आपके पास हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपको लग रहा है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। सर जॉन शोर, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर, है ना। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स पर यह महाभियोग चलाया गया था, है ना। दरअसल 1773 एक्ट के बाद जो बीओडी या बीओसी जैसी उसके बाद आने वाली सुविधाएं जो दी गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और संसद की बात ना मानने पर या ब्रिटिश काल में जो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रेगुलेशन था उसको तोड़ने की वजह से इनके ऊपर ये महाभियोग चलाया गया था। आगे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको मालूम होगा ये किस लिए जाने जाते हैं, है ना। भारत में जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके लिए जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? गाजीपुर, बरेली, वाराणसी या गोरखपुर में? तो ऐसा क्वेश्चन कई बार यूनिक होता है इसलिए ये लिया गया है। परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने चलाया था, इनकी जो कब्र है वो भारत में है। कहाँ पर? गाजीपुर में। ठीक है, यूपी के अंदर है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन सा था? सहायक संधि क्या है? सबसे पहले ये समझो, इसको कहते हैं सब्सिडरी अलाइंस। ठीक है, सब्सिडरी अलाइंस कहते हैं। सब्सिडरी अलाइंस आप अगर समझो तो आपको दो नाम याद होने चाहिए। देखो, पहले आप सभी को ना वेलेजली मालूम होता है, वेलेजली, लेकिन सब्सिडरी अलाइंस की अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा याद होगा डुप्ले के बारे में, है ना, डुप्ले के बारे में। ठीक है, ये डुप्ले हो जाएगा। डुप्ले के बारे में, डुप्ले कौन थे? तो फ्रांसीसी गवर्नर हैं। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर हैं डुप्ले। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहली बार सब्सिडरी अलाइंस को चालू किया था। मतलब आप कह सकते हो कि पहले इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने आर्मी को, मतलब अपनी सेना को जो था ना वो किराया पर दिया था। ठीक है, सब्सिडरी अलाइंस मतलब सहायक संधि है किसी चीज़ की मदद करने को लेकर के। जब वेलेजली की बात की जाती तो वेलेजली ने इसको पूरी तरह से भारत में लागू करा। आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर बी देना चाहेंगे, है ना, बी बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसका आंसर नहीं होगा। पहला शासक था, यहाँ पर क्वेश्चन ये है ना, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि इसका आंसर है अवध का नवाब। ये ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूँ 1965 की। क्या हुआ था 1965 में? देखो इलाहाबाद की संधि सबको याद होगी। जरा थोड़ा सा और पीछे चले जाओ तो 1964 के बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसमें 3 लोग थे, है ना। 3 लोग कौन कौन थे? तो एक तो मीर कासिम हुआ, एक तो मीर कासिम था, और कौन था? मीर कासिम के अलावा अवध का नवाब था, अवध का नवाब, है ना। और इसके बाद जो था इसमें शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड था, मुगल बादशाह।
तो जो ये अवध का जो नवाब था, जिसका जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसने क्या किया था कि 1965 की इलाहाबाद संधि को एग्री किया था अवध के नवाब ने। तो यहीं पर ये सहायक संधि हुई है ना, बंगाल को बचाने के लिए इसको बफर स्टेट भी बनाया गया था। तो पहला शासक यहाँ के मामले में अवध का नवाब। अगर अवध ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर तब हैदराबाद हो जाता है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही आंसर, इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है अवध का नवाब। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या क्लास में पूछ सकते हैं। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? सबसे पहले याद करो, थॉमस मुनरो भारत में किस लिए विख्यात हैं और उनके ईयर में से कोई एक आंसर आपको बताना है। थॉमस मुनरो, ईयर अच्छा क्वेश्चन था, ईयर वाइज क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनका काम याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा। थॉमस मुनरो ने क्या किया है, साउथ इंडिया में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, किसानी की रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो स्टार्ट की थी। कहाँ पर स्टार्ट की थी? तो बोलोगे मद्रास में स्टार्ट की थी या बम्बई में स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये दोनों जगह अगर आपको ईयर मिलेगा तो ये 1820 मिलेगा, ये 1825 मिलेगा। तो आपको हिसाब से आंसर हो गया 1820 से 1827, क्योंकि मेरे को जानकारी ये भी आपको देनी थी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन जो है आपके लिए रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिश कीजिएगा जल्दी आप जवाब दे पाएँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? क्योंकि हम गवर्नर जनरल कर रहे हैं तो वहीं से कोई ना कोई आपको टॉपिक मिलेगा। अब आप देखोगे तो शायद आपने ये वाले ऑप्शन कभी पढ़े ही नहीं होंगे। जैसे ही ठगों का दमन आएगा तो अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब सर आपने तो बताया था कि लॉर्ड बेंटिक, और बेंटिक को याद करो कि इसके साथ बैट ऐड कर लो, बैट है ये, बैट। ठीक है, ये बैट लेके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया 1829 में, है ना, इसने क्या किया कि सती प्रथा को ख़त्म किया, सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1833 में ये क्या बन गया, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बन गया भाई, फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गया इंडिया का, क्योंकि बेंटिक बैट है इसके पास। तो इसी ने क्या किया, ठगों को भी, ठग है ना, समझ रहे हैं आप, जो ऐसे डकैती वगैरह डालते हैं, ठगते हैं, उनके लिए इसने एक योजना प्लानिंग बनाया और उस प्लानिंग का जो जिम्मेदार दिया वो दिया कैप्टन सलीमन को। तो कैप्टन सलीमन ने ये काम किया है, लॉर्ड बेंटिक ने इसको ये काम सौंपा था। तो जिनके मन में लॉर्ड बेंटिक आंसर है बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी अपने डेटाबेस में ऐड कर लो पूरे अच्छे तरीके से कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था, कैप्टन सलीमन। वाइसराय गवर्नर जनरल की अगर बात की जाएगी तो लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, ग्रैंड इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। ये क्वेश्चन इस वीडियो का मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये मिलेगा नहीं आपको ये क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे। ऐसे तो आप लोगों को मजाक की बात तो सबसे आसान तरीके से याद होती है, 1853 में मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चली 34 किलोमीटर, बचपन की बातें। तो उससे अच्छा ये है कि आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सर्च करो, रेल यात्रा प्रारंभ की थी, और इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। देखो, भारत में जब ब्रिटिशर्स आए, यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई, उसने अपने टाइम पर अलग अलग समय पर भारत में विस्तार करना स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लो, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर लो, ठीक है, फिर आप इसमें लॉर्ड वेलेजली की बात कर लो। वेलेजली की क्यों बात करोगे, वेलेजली ने क्या किया था? देखो, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे भारत में ब्रिटिश राज्य का विस्तार हुआ, बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ है ना। वेलेजली ने क्या किया, सहायक संधि अभी भी आपने किया है ना। फिर डलहौजी की बात करो, डलहौजी की बात करो, है ना, डलहौजी की बात करो। तो डलहौजी ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इसको पढ़ लेते हैं, लैप्स, व्यपगत संधि या विलय की नीति पढ़ लेते हैं। ठीक है, विलय की नीति पढ़ लेते हैं। तो मेरी बात समझना, तो ये कुछ नाम है ऐसे ही, इसमें से नाम है कि किसने किया था, डफरिन ने किया था, डलहौजी ने किया था, लिटन ने किया था, कर्जन ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डफरिन के समय की ये बात है, 1883 के बीच की बात है। क्या किया था, जो बर्मा है, बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार है, उसको भारत के साथ जोड़ा गया था, मतलब उसको जीता था, उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो डफरिन के समय अंतिम ऐसा हुआ जब बाहरी भारतीय राज्य का क्षेत्र का विस्तार किया गया, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद कोई आप बाकियों के नाम देखोगे तो 1905 में कर्जन ने तो बांटा है, तोड़ा है, मतलब बंगाल का विभाजन कर दो, कर्जन ने ऐसा किया है। ठीक है, लिटन के टाइम पीरियड में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है। डलहौजी आपको मालूम, अभी हम 1853 की बात कर रहे थे, तो एक वाली घटना याद कर लो कोई भी, तो बड़ी आसान है। आगे चलते हैं।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो मराठा, जैसे ही मराठा बोला जाता है तो आपको रणवीर सिंह याद आते होंगे, बाजीराव वाले, है ना, या मस्तानी वाले, जो भी नाम तुम्हें याद आ जाए। तो मराठा में महाराजा या हमारे जो मराठा रहे हैं ना, तो उनकी बात कर लेते हैं, शिवाजी की, ठीक है, महाराज शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी की। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो देखो शिवाजी, अगर महाराज शिवाजी की बात करें तो वो तो 70s के ड्यूरेशन में है, जब औरंगजेब का टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। वहाँ से 1790 तक अगर हम चलें तो फिर धीरे धीरे जो बाजीराव या पेशवाई जो आई है ना, पेशवा प्रधानमंत्री होता था मराठा साम्राज्य में, उनके अंतर्गत फिर अंग्रेजों के आसपास वो पहुँचे। बसीन की संधि हुई, बसीन की संधि हुई 1802 में। जो लोग सोच रहे हैं कि ये वाला आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 1802 में क्या हुआ था, बसीन की संधि हुई थी। 1802 में बसीन की संधि हुई थी अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका, बसीन की संधि का। पेशवाई कब समाप्त हुई थी? ध्यान रखना 1818 में, 1818 में, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, स्थानीय स्वशासन। देखो आपको देखना है किसने कौन सा काम किया था, कौन किस काम से रिलेटेड नहीं है। बोला स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली। राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। तो परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस सही है। राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी सही है। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली सही है। स्थानीय स्वशासन, है ना, स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, उसके फादर के रूप में जाना जाता है रिपन को, ना कि लिटन को जाना जाता है। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत है, यही गलत है, मतलब इसका सही आंसर ये है, लेकिन ये बाकी सही है। तो आप सामान्य सी बात जानते हो, थोड़ा सा ईयर भी इनके याद कर लेना। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना में औरंगजेब से किस की थी? प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की। कर्जन आप जानते हैं 1905 के आसपास की बात है। तो औरंगजेब से तुलना किसने की थी? बीजी तिलक ने, जीकी गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने, है ना। फैक्चुअल सवाल है, पहले कभी पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने बात बोली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपीरियल कैडेट कोर्स, इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, कर्जन, लिटन, रिपन, है ना। 1905 के आसपास की ही ये बात है, 4 और 5 के बीच बात की बात है, लॉर्ड कर्जन ने। ये क्वेश्चन अपने डेटाबेस में ऐड कर लेना, फैक्चुअल सवाल है, अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया उनको, है ना। ये पूछा 1858 में, 77 में, 76 में, ये 85 में। कई लोग दो ऑप्शन बाहर कर लेंगे और फिर घूमेंगे कि अच्छा या तो इनमें से कोई होगा या इसमें से कोई होगा, ठीक है। मदद कर दे रहा हूँ मैं आपकी कि इन दोनों में से जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, मतलब सी या बी में से कोई एक आंसर होगा। तो देखो ये तो क्राउन एक्ट आया था, है ना। महारानी को, ब्रिटेन की विक्टोरिया को यहाँ की महारानी घोषित करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। उस एक्ट के अंतर्गत एक साल बाद 1877 में क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान रखना, दिल्ली दरबार लगाया गया था। और तभी महारानी को, मतलब अगर दिल्ली दरबार की बात करूं तो टोटल मिलाकर के दिल्ली दरबार जो है वो 3 बार लगा है। एक बार 1877 में, एक बार 1911 में, और एक बार और आपने बताना है कि कब लगा है दिल्ली दरबार, ठीक है। तो 2 बार मैंने बता दिया, 3 बार लगा है, एक बार 1877 में, एक बार 1911 में, और एक बार और लगा है दिल्ली दरबार। पहली बार में ये किया गया, दिल्ली दरबार में क्या महारानी नियुक्त किया गया था उन्हें भारत की। 1876 का तो एक्ट था महारानी का, 77 में उनको ये दरबार लगा करके ये उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? कौन सा? वही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि जानकारी ज़्यादा मिल पाए क्वेश्चन के आधार पर, इसलिए मैंने बताया। तो ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, सभी ने सही कर लिया होगा। इल्बर्ट बिल की बात कर रहे हैं, लॉर्ड रिपन। रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, या घेरे की नीति भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन। तो ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होगा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समझते हो? वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देशज भाषा का प्रेस एक्ट, है ना। तो जब ये प्रेस एक्ट आया था तो मैंने आपको बताया था उन्होंने अखबारों को बंद कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, मतलब लिटा दिया। तो ये दिया है लिटन साहब ने। किसने दिया है? ये लिटन ने दिया है, लिटन, ठीक है। न्यूज़पेपर को किसने दिया? लिटन ने दिया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सही आंसर ये है कि ये मैच नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अभी मैंने इसको मैच कर दिया, कर्जन को मैं मिटा दे रहा हूँ, लिटन मैंने लिख दिया है, तो यही इसके मैच हैं। ये साथ साथ याद कर सकते हो, है ना। इल्बर्ट बिल याद है? इल्बर्ट बिल कुछ लोग बच्चे बिल्कुल एकदम सुनते ही नहीं पहली बार में, तो इसको देखो 1833 में, सॉरी 1833 ले लो, 1883 कर लो इसे, है ना। इसे
इसे ईयर इसका देख लेना, ईयर नहीं बता रहा हूँ, इसका ईयर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लॉर्ड रिपन इसको लेकर के आया था, है ना। तो 1883 1884 से पहले 1882 की बात होगी लगभग। ये यूरोपियन पर जो था भारत में मुकदमा चलाने को लेकर के इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका बहुत भारी विरोध हुआ था और फिर ये बिल जो था वापस कर दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, किसने कहा है? ऐसा कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है सबसे बड़े, है ना। कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है, तो किसने कहा है? लॉर्ड लिटन ने, डफरिन ने, कर्जन ने, मिंटो ने। ये स्टेटमेंट है, अच्छी स्टेटमेंट है, पहले पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है और मैं इसको ख़त्म होते हुए देखना चाहूँगा भारत में रहते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? आपको पता है हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहीं से मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चन ऐड कर लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र, देखो यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, यहूदी वायसराय था? कर्जन, कैनिंग, इरविन, रीडिंग, है ना। तो जरा सा इसको आंसर को डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि जल्दी आप देख पाओ। यहूदी जो था वो रीडिंग था। कर्जन, कैनिंग, इरविन में से लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, अगला देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लाया गया? तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से मैं पुरानी वीडियोस पे बात कर रहा हूँ, चाहे वो शारदा एक्ट की बात हो, है ना, 1929 का, 1929 का, सती प्रथा की बात हो, सती प्रथा की बात हो, ठीक है, एबोलिएशन ऑफ सती प्रथा 1829 की बात हो, तो ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं। और अभी भी आप देखोगे कि भारत में एज जो है वो 21 हो रही है गर्ल्स की, 18 से बढ़ा करके, है ना। जया जेटली जो हैं, जिस कमीशन ने इसके रिकमेंडेशन दी हैं वो हैं जया जेटली। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके टाइम में लाया गया होगा ये बताना है आपको। डलहौजी, कैनिंग, हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस के टाइम के, किसके टाइम पे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उनके टाइम पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, 1856 की ये बात है। फिर 58 में इसको जो था पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। आगे चलते हैं। चलिए, इतने ही क्वेश्चन हमारे पास आज थे। ये सबसे बेस्ट एमसीक्यू हैं और ये एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। आज हम हिस्ट्री ये जो कर रहे हैं हिस्ट्री, इसको और 2-4 वीडियोस में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं वो हम पूरे कर लें, कंप्लीट कर लें। तो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पाठशाला को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको हमारे ऑफलाइन बैचेज जो हमारा पाठशाला ऋषिकेश है उसमें ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, एसएससी से रिलेटेड, एसएससी उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड और बैंक के। ठीक है, तो ये सारे नए बैचेस हैं, तो इनके लिए आप इनरोल कर सकते हो हमारे ऑफलाइन बैचेस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।